हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 10th क्लास हमारा बायोलॉजी का जो स्पीड है सिलेबस की वो बिल्कुल हम रफ्तार से चल रहे हैं अब। तो बिल्कुल जुड़े रहें भाई। हमने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट लेक्चर कर लिया है, उससे पहले लाइफ प्रोसेसेस भी कर लिए, उससे पहले केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी कर ली है। लाइफ प्रोसेसेस के बाद हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है 4 लेक्चर्स में खत्म करेंगे। फर्स्ट आ चुका है, सेकंड आ जाए, इसके बाद 2 लेक्चर्स और आएंगे। अगर किसी बच्चे ने अभी तक भी 10th की साइंस में अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो मैं उन्हें बता दूं, इस चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिस्ट्री बायो फिजिक्स की। चैनल पर जाएं, 9-10 की कंप्लीट साइंस आपको विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस विद एमसीक्यू एवरीथिंग, पूरा सिलेबस इस चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो जाएं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो मेरे बच्चों। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो भाई, हेडिंग डालो भाई, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। हेडिंग डालिए भाई, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। डल गई भी हेडिंग। इससे पहले हमने पिछले चैप्टर में इस पिछले लेक्चर में इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करी थी और उसके बाद नर्व सेल और न्यूरॉन का डायग्राम करा था जो कि 5 मार्क्स में आ जाता है। आज वाला लेक्चर भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, छोटा सा इजी सा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। पूछा जाएगा आपसे डेफिनेशन में व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, तो आप कहोगे इट्स क्विक, बहुत ही क्विकली, कुत्ता पीछे पड़ जाए बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, या फिर इससे भी अच्छा रिफ्लेक्स जो है उसको हम बात कहेंगे कि कोई तवे, अगर कोई गर्म चीज हमारे हाथ पे लग गई, कोई किसी ने सुई चुभा दी हमें, ठीक है, एकदम से हमारी आंखों में लाइट पड़ गई, तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इनवॉलेंटरी में, फटाक से जो एक्शन होते हैं तो क्विकली होते हैं, सडन होते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है टू द स्टिमुलस। एकदम से कोई मतलब हमें झटका लगना या फिर कोई हमारा गर्म चीज पे हाथ लग जाए तो एकदम से हम उठा देते हैं। तो सडन, एकदम से सडन और फास्ट जो काम करते हैं किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। देखो मेरे बच्चा, बिना स्टिमुलस, बिना कोई हीट लाइट किसी के तो कोई हम रिएक्ट करते नहीं। बैठे बैठे तो हमें 440 वोल्ट का झटका नहीं लग रहा ना, कोई चीज कोई फैक्टर बनेगा ना, किसी कारण से ही तो हम रिएक्ट करेंगे। मानते हुए बात, कोई तो वजह होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैम चिल्लाते हैं तुम पे तो डांटते हैं तुम्हें तो कोई रीजन से डांटते, तो वैसे ही हमारे कुछ रिएक्ट करने का रीजन होता है। उसी एक्शन को जो बहुत स्पीड से होता है, देखो 2 टाइप के एक्शन है। एक मैं तुम्हें कहूँ उठो, तुम अपनी मर्जी से उठ रहे हो। एक मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ, नीचे सुई लगा दूं तो एकदम से बैठोगे तो चुभेगी तो उठ ही जाओगे कि ये मेरे को क्या हो गया। ठीक है, तो ये मैं क्या कह रही हूँ कि कोई भी चीज जो एकदम से सडन हो रही है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। 1 मार्क में आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी। स्टिमुलस की डेफिनेशन हम दोबारा कर चुके हैं, वो फैक्टर जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तीसरा रिफ्लेक्स आर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे 2 डेफिनेशन 2 मार्क में पूछी जाएगी। फट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड दूसरा रिफ्लेक्स आर्क। आर्क होता है मेरे बच्चा पूरा पाथवे, रास्ता विथ द नर्व सेल पास, जिससे इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो किसी पाथ से होता है कि पहले सुई चुभी, फिर हम वो सिग्नल ब्रेन को गया, ब्रेन ने कहा उठ जाओ, इतना स्पीड से होता है, ब्रेन तक भी नहीं जाता एक्चुअली, ये स्पाइनल कॉर्ड से ही हो जाता है, क्योंकि ब्रेन तक तो जाएगा तब तक तो चुभ भी ना जाएगी हमारे। या गर्म चीज के ऊपर हमारा हाथ रखा गया मेरे बच्चे, तो पहले ब्रेन से पूछने जाएंगे कि उठाएं कि नहीं उठाएं, तब तक तो हाथ जल ही नहीं जाएगा। एकदम से हाथ टच होते हुई ऐसे कहते हैं, टच होते ही हम हटा लेते हैं, अपने आप हट जाता है, मतलब ऐसा मान सकते हैं, हमें होश ही नहीं रहता और अपने आप हट जाता है। तो वास्तव में वो ब्रेन तक सिग्नल जाता ही नहीं है, स्पाइनल कोड से ही वो पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो वो रास्ता जिससे नर्व इंपल्सेस ट्रेवल करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जिस पाथवे से इंफॉर्मेशन जाती है उसी को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। मैंने बहुत आसानी से बताया मेरा बच्चा, रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तेजी से हुआ एक्शन है और जो एक्शन जिस स्टेप से, जिस पाथ से होता है उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिस्पॉन्स क्या होता है मेरे बच्चा, फाइनल रिएक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन जो हो रहा है वो फाइनली क्या हो रहा है आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन के बाद, उसी को रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे कि हम पहले रिफ्लेक्स आर्क का पूरा प्रोसेस समझाती हूँ। ये वाला डायग्राम मेरे बच्चे 2019 में 2020 में आया था शायद, इसकी लेबलिंग आई थी आपको, तो एनसीईआरटी के डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, बायो में आता है। जैसे देखिए, गरम प्लेट थी यहाँ पर, हॉट जो थी
उस पर हमारा हैंड टच हुआ, पहला स्टेप रिसेप्टर्स बताया था, रिसीव करेगा। हाथ जैसे स्किन टच हुई, हाथ को पता लगा, हाथ ने सेंसरी न्यूरॉन से सेंस करके उसी न्यूरॉन से सिग्नल ब्रेन की तरफ जा रहा था, पर पहले ही स्पाइनल कॉर्ड बोली फटाफट जाओ उसको बोल हटाए हाथ। तो यहां से स्पाइनल कॉर्ड ने ही हमें क्या एक्शन लेना है, इसके खिलाफ रिस्पॉन्स क्या देना है। जैसे ही हमारा हाथ लगा, स्पाइनल कॉर्ड ने कहा ब्रेन तक जाने का टाइम नहीं है, फटाक से कर दो बस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिले न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन क्या है मोटर न्यूरॉन के लिए भेज दी, तो न्यूरॉन्स लेकर आ रहे हैं, या मसल्स को बोलेंगे हट जा। तो पहला स्टेप रिसीव होना, दूसरा स्टेप सेंसरी न्यूरॉन का मैसेज को लेकर जाना, तीसरा स्टेप सेंसरी न्यूरॉन का कमांड को देना, रिले न्यूरॉन के थ्रू वो कनेक्ट करते हैं। रिले रेस सुनिए, जिसमें एक वो डंडा सा होता है, वो दूसरे को पास करते हैं। तो रिले का मतलब है जो सेंसरी न्यूरॉन लेकर आई उसी इंफॉर्मेशन को सोच समझ के रिले न्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन को दिया गया। मोटर न्यूरॉन ने उस इंफॉर्मेशन को जाकर मसल्स को दिया कि जल्दी से हाथ को हटा लो। तो आपसे पूरी प्रोसेस पूछी जाएगी, लो मैं आपके लिए लिख देती हूँ। पहले हीट क्या है, एक स्टिमुलस है, एक एक्शन है, चेंज है, जिसको रिसीव करा हमारी स्किन ने, रिसेप्टर ने। दूसरा हमारा स्पाइनल ऑर्गन, जब रिसीव होकर हमारा सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज कहाँ गया, स्पाइनल ऑर्गन तक गया। स्पाइनल ने रिले न्यूरॉन के थ्रू और मोटर न्यूरॉन को बोला कि अफेक्टर ऑर्गन तक जाओ, तो फिर अफेक्टर ऑर्गन मसल्स है और उन्होंने हैंड को रिस्पॉन्ड करा कि हैंड विड्रोवल, हटा लो। विड्रोवल मतलब हटा लो। तो ये पूरा रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे है, इस डायग्राम में भी दिखाया गया है और इससे पिछले डायग्राम में भी सेम बात थी। रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, देन स्पाइनल कॉर्ड, रिले न्यूरॉन, देन मोटर और देन अफेक्टर। रिसेप्टर रिसीव करता है, अफेक्टर कमांड को देता है, मसल को कहता है हिल जा। पूरा पाथवे आपसे पूछा जाएगा 3 मार्क्स में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है और उसका पाथवे बनाकर दिखाओ। तो आप लिखोगे पूरा, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड अफेक्टर और हैंड को हटाना। चलिए मेरे बच्चा, रिस्पॉन्स क्या होता है, मैंने अभी यही बताया। रिफ्लेक्स एक्शन जो है किसी भी रिस्पॉन्स के, जब भी हम कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। फाइनल जो रिएक्शन दे रहे हैं, 3 टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं मेरे बच्चे। एक तो तुम सोच समझ के दो कि खड़े होना है, उठना है, बैठना है, चलना है, घूमना है, फिरना। एक इनवॉलेंट्री, अपने आप हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, कोई सांस ले रहे हो, ब्रीदिंग हो रहा है, मतलब इनवॉलेंट्री चले जा रहा है, सब कुछ चली जा रहा है अंदर, ठीक है। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे हार्ट बीट है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। रेस्पिरेशन है जो अंदर हो रहा है, डाइजेशन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन तीसरा था जो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, जिसमें हम हैंड को एकदम से हटाते हैं। तो 3 टाइप के एक्शंस होते हैं मेरे बच्चा। एक वॉलेंट्री जो हम अपने वॉलेंट्री रिस्पॉन्स देते हैं, हम अपनी मर्जी से देते हैं। एक इनवॉलेंट्री जिन पे हमारा कोई बस नहीं है, और एक रिफ्लेक्स एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड, उसमें ब्रेन तक मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि वही वाली बात होगी ना, ब्रेन तक अगर मैसेज को पहुंचाने लगे तब तक हाथ ही जल जाएगा, फिर पहुंचने का क्या ही फायदा हुआ। तो जल्दी जल्दी काम करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड कुछ कमांड खुद से ही दे देता है। स्पाइनल कॉर्ड रास्ते में ही पड़ता है, ब्रेन ये है और रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड पीछे है, तो ब्रेन से पहले स्पाइनल कॉर्ड पड़ती है। जैसे प्रिंसिपल से पहले वाइस प्रिंसिपल होते हैं, कई बार काम वाइस प्रिंसिपल ही अपने उससे कर देता है कि कर लो कोई बात नहीं, प्रिंसिपल तक जाओगे या प्रिंसिपल सर नहीं है, टाइम लग जाएगा। तो इस हिसाब से स्पाइनल कॉर्ड एक्ट कर जाती है। तो नीड क्या है भाई, रिफ्लेक्स एक्शन की नीड क्या है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड को एक्ट कराने की नीड क्या है भाई, इसीलिए कि फास्ट काम हो जाए, पता लगा हाथ जल गया, मर गए, ठीक है, इसीलिए। तो इन सम सिचुएशन, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है मेरे बच्चे, जैसे हमने गर्म प्लेट को हाथ लगा दिया, सुई चुभ गई, ठीक है, वी नीड टू एक्ट क्विकली, हमें बड़ी तेजी से डिसीजन लेना, इतना टाइम नहीं है कि ब्रेन तक जाए ताकि हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचे, हमें कोई चोट ना लग जाए। तो इस जल्दीबाजी के चक्कर में हमें जल्दी से कुछ डिसीजन लेना, कई बार हमें डिसीजन जल्दी लेना होता है, तो हम थोड़ा सा फास्ट काम करने की कोशिश करते हैं, तो उसी में स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन ले लेता है ब्रेन के बिना। मतलब ब्रेन को बाद में बताता है कि मैंने ये लिया था, जैसे गर्म तवे पे तुम्हारा हाथ लग जाता है तो बाद में मम्मी को जाकर कहते हो, मम्मी मुझे तो पता ही नहीं लगा, एकदम से बस हाथ हट गया, मुझे कुछ नहीं ध्यान, बस पूछो ही मत, है ना। तो पूछो ही मत का मतलब है ब्रेन को तो बाद में पता लगी, तो ब्रेन को नहीं पता असली में क्या हुआ,
ब्रेन को तो बाद में मैसेज पहुंचाया जरूर जाता है, ऐसा नहीं है कि ब्रेन के पास मैसेज, ब्रेन को तो पता लगता ही है बाद में। जैसे तुम्हारा एक्सीडेंट एकदम से बच जाए, कहते हो मम्मी बस पूछो मत, मुझे तो याद ही नहीं है, बस हो गया जो होना था, बीत गया वो दिन। तो ब्रेन को इंफॉर्मेशन बाद में पहुंचाई जाती है कि आज ऐसी ऐसी घटना होते होते बच गई है। तो स्पाइनल कॉर्ड खुद ही डिसीजन ले लेता है, हाथ को हटवा देता है, तो और फिर ब्रेन को कहता है कि आज अब मेरा हाथ जलने से बच गया है। तो इंजरी से बचाने के लिए, हार्म ना हो बॉडी को, कुछ डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड ले लेता है। इट अनेबल्स द इमीडिएट एक्शन के लिए आपसे पूछा जाएगा इसके फायदे क्या है। इमीडिएट, जल्दी से डिसीजन हो गया, और ब्रेन पर लोडिंग भी नहीं है, ब्रेन लोड नहीं लेता, ब्रेन को पता कुछ जो जरूरी काम है वो निपटा देगा स्पाइनल कोड। इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, बिल्कुल ह्यूमन बींग्स के जीने की बढ़ा देता है। भी पता लगा हम तो जल गए, मर गए, एक्सीडेंट हो गया हमारा, तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ गए। 3 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हुआ मेरे बच्चा तो सारा लोड ब्रेन पर आ जाएगा, तो कुछ लोड स्पाइनल कोड पर भी आता है। पूरा ह्यूमन नर्वस सिस्टम आपके सिलेबस में है मेरे बच्चा। पूरा ह्यूमन नर्वस सिस्टम को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। एक तो होता है मेरे बच्चा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे पास ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड आती है। एक होता है पेरिफेरल, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड तो सिर्फ डिसीजन लेते हैं, उसके बाद वो नर्व से कनेक्टेड है, कार्नियल नर्व्स बोलते हैं, उससे कनेक्टेड है। पूरी बॉडी में नर्व्स ही नर्व्स हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। इसलिए तो मैंने बोला था न्यूरॉन का डायग्राम, पहले नर्व, सेल और न्यूरॉन एक ही बात है भाई। ऐसे ऐसे वो लंबे लंबे दिखाई दे ना, पूरी बॉडी में प्रेजेंस है वो, कोई लाने का काम वाले, कोई ले जाने वाले हैं, ठीक है। तो पूरी बॉडी में नर्व सेल प्रेजेंट है, और कुछ लाने वाले हैं, कुछ ले जाने वाले हैं, कुछ कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो होते हैं जो लेकर जाते हैं, मेन सेंटर से कामों को लेकर जाते हैं, विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी तक लेकर जाता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो हमारी बॉडी में 2 सिस्टम है नर्वस सिस्टम में, एक तो सेंट्रल जो कि इंफॉर्मेशन देता है, ये पूरा नर्वस सिस्टम ही है। एक का काम है इंफॉर्मेशन, मतलब एक का काम है डिसीजन लेकर देना, और एक उस बात को पहुंचाना। पहले वो इंफॉर्मेशन लेकर भी गया, फिर उसने डिसीजन लेकर उनको बता दिया, फिर वो लेकर भी, हमने पढ़ा था ना, लेकर जाना फिर वापस लेकर आना। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा अब भाई ह्यूमन ब्रेन तुम्हारे सिलेबस में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का हमारा यही टॉपिक मेन रहेगा कि ह्यूमन ब्रेन में क्या क्या पूछे जाएंगे भाई, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शंस, तो वेरी एमसीक्यू में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आए हैं। तो 3 भाई हमारे पार्ट्स हैं ब्रेन के, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन, एक हिंड ब्रेन। 3 पार्ट याद हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। चलिए जी, सबसे पहला काम है डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा फोर ब्रेन है भाई, बाहर वाला, इसका डायग्राम भी आ जाता है कई बार 2-2.5 नंबर में भाई क्वेश्चन के साथ। पिछले 1-2 सालों में नहीं आया है, तो अगर किसी बच्चे के डायग्राम्स अच्छे नहीं हैं तो मैं बता दूंगी कौन सा दाम मस्त डायग्राम है। बाकी पिछले अगर आप 2020 से 2024 के एग्जाम्स देखोगे तो उनमें क्वेश्चन तोड़ तोड़ के आ रहे हैं, 2 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क, 5 मार्क का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। आजकल 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी 2, 2 और 1 में स्प्लिट होकर आते हैं, तो डायग्राम्स कम आ रहे हैं। अब तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल है, मतलब ज्यादा असर्शन, रीजन और ज्यादा मतलब डायग्राम की लेबलिंग आ गई, क्वेश्चन आ गए, ऐसे मतलब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जो वैल्यू बेस्ड होंगे। ऐसे थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा कि ड्रॉ अ डायग्राम, नहीं, ऐसे बोरिंग क्वेश्चन नहीं आ रहे आजकल। तो मेन जो फोर ब्रेन है उसका पार्ट होता है सेरेब्रम, याद कर लो, फोर ब्रेन का हिस्सा सेरेब्रम, मेन यही है। पूरे कहते हैं ना ब्रेन का जो मेन हिस्सा है वो सेरेब्रम, ये सोचना, लॉजिक लगाना, सब कुछ इसी के हाथ में है। सेरेब्रम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। उसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये डायग्राम अच्छे से कर लो भाई। ये हमारा यहाँ पे लास्ट में ये क्या है, सेरेबेलम है, ये पोन्स है, ये मेडुला, ये तीनों हिंड ब्रेन के पार्ट है। और ये बीच वाला ये दिख रहा है व्हाइट 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 व्हाइट, ये वाला ये हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन है, बीच में धसा हुआ तो मिड ब्रेन हो गया। तो ऊपर वाला सेरेब्रम, बीच वाला मिड, और पीछे वाला कहते हैं ना छोटा सर पीछे होता है। कई बार मम्मी कहती है मेरे बेटे की यहाँ मत मारना, मेरी बेटी की यहाँ मत मारना, या छोटा सर होता, तो वही है सेरेब्रम को ही, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन को ही मम्मियां छोटा सर कहती है, छोटा दिमाग कहती है, सॉरी सर तो क्या कहेंगे, दिमाग कहेंगे, ठीक है, आई एम सॉरी भाई। तो यहाँ पर मेन ब्रेन ये हो गया सेरेब्रम, और यहाँ पर बीच में मिडल वाला तो दिख नहीं रहा, और यहाँ लास्ट में जो सर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चा, पोन्स मेडुला। एंड मेडुला तो आगे कनेक्ट भी हो रहा है स्पाइनल कोड से, देख रहे हो, यहीं से तो स्पाइनल कोड राइज हो रही है। मेडुला
यहाँ से तो स्पाइनल कॉर्ड अराइज हो रही है। देखो अगर आपसे पूछा जाए 1 मार्क में एमसीक्यू में स्पाइनल कॉर्ड किसके थ्रू कनेक्ट होती है ब्रेन से, तो 1 मार्क में लिखोगे मेडुला। मेडुला है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करता है। फिर मेडुला के पोन्स से, और सेरेबेलम तो अलग ही पड़ा है। सेरेबेलम का काम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेन को पकड़ना, साइकिल को चलाना, बैलेंस का जो काम है वो सेरेबेलम का है, और एमसीक्यू पूछा जाता है। खूब एमसीक्यू कराऊंगी भाई। पहला फोर ब्रेन का पार्ट, पहला तो एमसीक्यू यही बनेंगे, आप लिखोगे सेरेब्रम इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, लिख दिया जी। दूसरा उसका पूछेगा फंक्शन 2 नंबर में, तो आप लिखोगे थिंकिंग, सोचना। कोई भी वॉलेंट्री, हाथ को हिलाना, मेरा बोलना, आपका चलना, जो भी वॉलेंट्री का मतलब होता है सोच समझकर अपनी मर्जी से। जैसे कोई फंक्शन होता है तो स्कूल में वॉलेंटियर्स होते हैं ना, वो बैच पहनते हैं येलो कलर का और वो काम करते हैं, फिर जो भी टीचर कहता है। वॉलेंटियर मतलब अपनी मर्जी से आप काम करना चाहते हो उस फंक्शन में, तो वॉलेंट्री एक्शन मतलब मर्जी के काम जो करता है वो सेरेब्रम कंट्रोल करता है। और यही हमारी इंफॉर्मेशन कहते हैं ना, सोच के बताती हूँ, दिमाग चल नहीं रहा, बस मेरे दिमाग में याद नहीं आ रहा, फिर भूल जाता है, फिर सेरेब्रम अपने पूरे इंफॉर्मेशन को खोदता है और फिर वो हमें याद आ जाती है। तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करना एमसीक्यू में पूछे जाएंगे भाई। थिंकिंग कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, स्टोर कौन करता है, फिर इम्पल्सिस को रिसीव कौन करता है। जो मैसेज जाते हैं हमारे ब्रेन तक, ये हो गया वो हो गया, जो हम कहते हैं दिमाग पे दही बन गया दिमाग, ठीक है, तो जो सब कुछ जा रहा है वो किस में जा रहा है, सेरेब्रम में जा रहा है। और वही इंटीग्रेट का मतलब होता है, वही उसको समझता है और आगे कमांड देता है कि ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। मम्मी कहते हैं ना सोच समझ के कर लियो, तो वो सोच समझ के कौन करता है, सेरेब्रम करता है, और इंफॉर्मेशन को स्टोर भी रखता है। एसोसिएटेड विद हंगर, हम हमारा पेट फुल हो गया है, ठीक है, हमें भूख से जो भी इंफॉर्मेशन होती है भूख वाली, वो भी सेरेब्रम ही कंट्रोल करता है। उसके बाद चलते हैं हमें मिड ब्रेन का काम क्या है। मिड ब्रेन तो छोटा सा है मिडल में, ठीक है, तो उसका काम इनवॉलेंट्री एक्शंस को, जो हमारे बस में नहीं है, मिडल ब्रेन भी हमारे बस का नहीं है, जैसे प्यूपिल की चेंज होना या रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, हेड नेक का होना, ट्रंक का होना, या कोई भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है। कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस हिंड ब्रेन करता है, कुछ मिड ब्रेन, दोनों करता है। मिड ब्रेन जो हमारे पास रिफ्लेक्स मूवमेंट्स है, हेड नेक ट्रंक की, वो करता है। हिंड ब्रेन के आगे 3 पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो छोटा दिमाग हमारा सेरेबेलम, और इसका एमसीक्यू पूछा जाएगा कि हमारा पोस्चर एंड बैलेंस, भाई बता दिया मैंने, पेपर लीक कर दिया, आपसे पूछा जाएगा पोस्चर एंड बैलेंस कौन करता है, सेरेबेलम। पोस्चर एंड बैलेंस कौन करता है, सारे एमसीक्यू अच्छे से कर लो मेरे बच्चा। उसके बाद पूछा जाएगा प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी, कौन बिल्कुल वोलेंडम कहते हैं ना, बिल्कुल सही करियो ये काम, गलती नहीं होनी चाहिए, तो वो गलती कौन नहीं होने देता, सेरेबेलम। जितने भी ढंग से करने वाले काम है, जो भी बैलेंस, जहां पे बिल्कुल कहते हैं छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है, जैसे कोई पेंटिंग करनी है और करनी है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो सेरेबेलम कंट्रोल करता है। मेडुला भी कुछ मैंने बताया ना, कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन तो मिड ब्रेन करता है, कुछ हमारे पास हिंड ब्रेन भी करता है। तो हिंड ब्रेन में कौन करता है, मेडुला करता है। जैसे हमारा मुंह में पानी आ जाना रसगुल्ले देख के, वॉमिटिंग, कई बार में उल्टी आती है, तो हमारे बस में थोड़ी है उल्टी आना। हम कई बार कहते हैं ना मम्मी मुझे उल्टी आएगी, तो हम मम्मी कहती कंट्रोल कर ले, थोड़ी आएगी तो आएगी, लेकिन तो वॉमिटिंग को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला करता है, हमारे बस की नहीं है। ब्लड प्रेशर, खून किस हिसाब से चलेगा बॉडी में, हमारे बस की थोड़ी है, ठीक है, हमारे बस में होती तो फिर हम ठीक ही रख लेते। पोन्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को, सांस जो भी ब्रीदिंग है, उसके बाद ऑक्सीजन जाके ऑक्सीडेशन कराना एनर्जी का। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है कुछ मेडुला भी करता है, कुछ पोन्स भी करता है, कुछ मिड ब्रेन भी करता है। तो ये अच्छे से आपको याद रखने हैं, फोर ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन क्या करता है, हिंड ब्रेन क्या करता है, सेरेबेलम क्या करता है, मेडुला क्या करता है, पोन क्या करता है। ये अलग अलग से एमसीक्यू में 1 मार्क में हर एक चीज पूछी जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इतने इंपॉर्टेंट है ये, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है मैम, रिफ्लेक्स एक्शन करता है मैम, जो कि हम अच्छे से पढ़ ही चुके हैं इस लेक्चर की स्टार्टिंग में। और ब्रेन कितना जरूरी है ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया, ब्रेन के तीनों हिस्से हैं, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, सबका अपना अपना काम है, तो इनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना होता है। तो ब्रेन की प्रोटेक्शन कैसे होती है, एक फ्लूइड भरा हुआ है हमारे दिमाग में, जो पूरा है ना, दिमाग में तूड़ी नहीं भरी हुई। मम्मी मजाक करती है ना, तो टीचर्स मजाक करते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है क्या, ठीक है, तो क्या आज के बाद मैम को बोलना हमारे दिमाग में भूसा नहीं भरा हुआ है, हमारे दिमाग में फ्लूइड भरा हुआ है, जो कि बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह फूला हुआ है ना,
ठीक है। तो ये फ्लूइड फील्ड होता है। वो फ्लूइड क्यों होता है? ताकि वो कोई शॉक, हम कहते हैं ना आज तो मेरे दिमाग में शॉक ही लग गया, मैं शॉक हो गई हूँ, तो कोई भी ऐसी सदमे वाली बात थी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठंडा कर देता है। फ्लूइड ठंडा कर देता है, लिक्विड पीते हैं, तो ऐसा मान के चल रहे हैं, मजाक में समझा, ठंडा कर देता है। तो शॉक ऑब्जर्वर कौन है? फ्लूइड फील्ड है। और ये कार्नियल, ये पूरा ढांचा है ना, इसे सक्कल, ये पूरा ढांचा जो है बार वाला, इसको ब्रेन बॉक्स कहते हैं। सक्कल ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेन इसके अंदर है, ये बाहर पूरा सिस्टम है, सक्कल बॉक्स है। तो फ्लूइड फील्ड बैलून होता है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करता है और हमारे पूरा सक्कल ब्रेन जो है वो प्रोटेक्शन करता है ब्रेन की। स्पाइनल कॉर्ड भी जरूरी है भाई, तो इसकी कौन करता है? वर्टिबल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम होती है, ऐसे 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 बनी हुई है पूरी उसमें, जैसे हम कहते हैं ना 1 2 3 4 ऐसे L5 लैमिनार ये सब कहते हैं ना, ठीक है। तो ये वर्टेबल कॉलम है, ऐसे ऐसे ऐसे, कई बच्चे बनाते भी हैं स्कूल में इसका, वो भी ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर भी वर्टेबल कॉलम्स बने हुए हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को वर्टेब्रल कॉलम करती है और ब्रेन को सक्कल करता है और फ्लूइड फील्ड जो हमारे पास है वो करता है। फिर मैंने आपको सॉरी मेरे बच्चे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या हो गया भाई मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो जो भी इंफॉर्मेशन लेकर जाता है, नर्व सेल्स हैं, उसके बाद नर्व सेल्स इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाता है और फिर ब्रेन मसल को कहता है उठ जा, बैठ जा, ये कर ले, वो कर ले। तो ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट, मतलब कहते हैं ना, मैथ कई बार कहते हैं ना टीचर्स को, आपस में आप कोऑर्डिनेट कर लेना, मतलब आपस में आप तालमेल बिठा लेना, आपस में एक दूसरे से मिल बांट के काम कर लेना। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल बिठाना, मिल बांट के काम करना। तो नर्व सेल्स और मस्कुलर कैसे काम करते हैं आओ पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर टेकिंग द वॉलेंट्री एक्शन ब्रेन हैज टू सेंड मैसेज टू मसल्स। हमें पता है ब्रेन को पहले कहना पड़ेगा भाई ये काम करना चाहिए, तो वो एक इंफॉर्मेशन दे देगा नर्व सेल को कि जाकर इस मसल को ये करने को बोलो, हाथ की मसल को बोलो, पांव की मसल को बोलो, कौन सी मसल को क्या काम देना है वो ब्रेन पहले भेजेगा इंफॉर्मेशन ब्रेन। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन ने इंफॉर्मेशन भेजी, नर्व्स को दे दी। नर्व्स क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें नर्व्स हैं, कार्नियल नर्व्स जिनको कहते हैं, जो कि ब्रेन और नर्व से अराइज होती है। वो इंफॉर्मेशन लेकर कहां तक आ जाएगी? मसल तक आ जाएगी। किसकी मसल तक? जिस मसल तक पहुंचाना है उस मसल तक आगे, मानो ब्रेन को कहना है कि उठ जाओ, तो वो जाके पैर की मसल को कहेगा। तो द ब्रेन दस अलाउज टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन आउट ऑफ थिंकिंग। तो ब्रेन हमें थिंकिंग वाले डिसीजंस लेने को कहता है थ्रू द कॉम्प्लेक्स डिजाइन। हमारे ये कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, ये हमें सोचने, समझने और इंफॉर्मेशन देने की ताकत देता है। विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट इनपुट। अलग अलग पार्ट का अलग अलग अपना अपना काम होता है। जैसे सेंस ऑर्गन है मेरे बच्चा, सेंस ऑर्गन है, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाती है। बता, पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है, ये दोबारा लिखवा रही हूँ भी ऑफिशियल, वैसे ये पूरा मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। पहले कोई भी स्टिमुलस आएगा, कोई भी जिसके खिलाफ हमें एक्शन लेना होगा उसको रिसीव करेगा। कौन रिसीव करता है? सेंसरी ऑर्गन। फिर वो सेंसरी ऑर्गन किसको दे देता है? सेंस नर्व को दे देता है। वो कहां तक लेके जाती है? ब्रेन तक, या फिर स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ काम स्पाइनल कॉर्ड भी कर देता है। वो लेकर जाएगी, उस इंफॉर्मेशन पे कोई डिसीजन लिया जाएगा, फिर उस डिसीजन को जनरेट करा जाएगा किससे? मोटर नर्व से। मोटर नर्व को कहेंगे जा जल्दी से जा। मोटर नर्व मसल को आकर देगी, मसल कुछ अपनी अरेंजमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे हाथ को हिलाना है तो मैं इस मसल को ऐसे करूंगी, वो अपनी रीअरेंजमेंट करते हैं, कुछ प्रोटीन्स के साथ अपनी रीअरेंजमेंट करते हैं, और फिर मसल को छोटा होना है, बड़ा होना है, कैसे अरेंज करना है, शॉर्टन हो जाती है और वो हमारा रिस्पॉन्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे हाथ को मानो ऐसे करना है, तो मुझे कहा गया और मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके इन मसल्स को ऐसे हिलाया। तो ये जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस है वो सेंसरी ऑर्गन से शुरू होकर, रिसेप्टर से शुरू होकर सेंस नर्व लेकर जाती है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उसको इंटरप्रेट करता है, फिर वो डिसीजन भेजता है, ऑर्डर रिलीज करता है, फिर वो ऑर्डर मोटर सेल ले जाकर मसल्स को देती है, मसल्स अपने प्रोटीन में चेंजेस करता है और मसल को शॉर्टन करके जो भी एक्शन लेना है वो ले लेता है। लिमिटेशन क्या है इस पूरे नर्वस सिस्टम की? बस भाई एक दो स्लाइड हो रहती है। इस पूरे नर्वस सिस्टम की हमने जो पढ़ा, इसकी कुछ तो लिमिटेशंस होगी। एक लिमिटेशन मुझे भी नजर आती है, आपको भी नजर आती है कि मैम ये सारा काम जो है नर्व सेल से होगा। बॉडी में जहां जहां नर्व सेल प्रेजेंट है वहां वहां तो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। अगर बाई चांस नर्व सेल ना प्रेजेंट हो किसी बॉडी पार्ट में तो वहां तो इंफॉर्मेशन जा ही नहीं सकती। बिल्कुल,
क्योंकि ये तो नर्व सेल से ट्रेवल करती है, और नर्व सेल एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में कैसे इंफॉर्मेशन भेजता है ये तो फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं, साइनेप्स से भेजता है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स सिर्फ उन्हीं एरियाज के बॉडी के उन्हीं एरियाज तक पहुंच सकता है जहां पे नर्व टिश्यू और नर्व सेल होते हैं। तो ये तो एक लिमिटेशन होगी, मतलब सिर्फ वहीं तक जा सकते हैं जहां पे नर्व सेल हो, अदरवाइज तो हम जा ही नहीं सकते। दूसरा क्या है, जब भी हमने बात करी थी इंफॉर्मेशन जाती है, इंफॉर्मेशन वापिस आती है, उसके बाद ना मसल्स को रिलैक्स होने में टाइम लगता है, मतलब वापिस से दूसरी प्रोसेस को स्टार्ट होने में टाइम लगता है। So after generation and transmission of electrical impulse, cell takes some time to reset the mechanism. सेल को कुछ टाइम भी तो लगता है ना, पहले इंफॉर्मेशन लेकर आया फिर गया, बीच में थोड़ा सा वो गैप भी लेता है बिफोर ट्रांसमिटिंग द अनदर इम्पल्स। दूसरे इम्पल्स से पहले वो थोड़ा रेस्ट लेता है, जो खुद में एक लिमिटेशन है कि ये कॉन्टिन्यूअस तो काम कर नहीं सकता। तो सेल कैन नॉट कॉन्टिन्यूअसली वर्क टू ट्रांसमिट द इम्पल्स, एंड प्लांट्स में तो नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। तो आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 3 कमियां बताओ, नर्वस सिस्टम की 3 कमियां बताओ, या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की, या कम्युनिकेशन भी कहते हैं इसे, क्योंकि नर्व सेल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। तो इसकी 3 कमियां यही है कि एक तो इसके लिए नर्व सेल चाहिए, दूसरा ये होने के बाद थोड़ा अपने मैकेनिज्म को सेट करने में फिर से टाइम लेता है, और तीसरा प्लांट्स में कोई भी नर्व सेल नहीं होता है। तो वहां पे कौन काम करेगा, वहां पे काम करेंगे केमिकल्स। केमिकल्स बोले तो हार्मोनल सिस्टम। तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में मेरा बच्चा हमने पूरा अपना नर्वस सिस्टम खत्म कर लिया है। कल आने वाले लेक्चर में हम हार्मोनल सिस्टम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। बस बच्चों को तो लगता है बंद करके जाएं, ऐसा थोड़ी, फटाफट करिए। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में, वॉकिंग तो वॉलेंटियर है, वॉलेंट्री एक्शन है, ये इनवॉलेंट्री अपनी मर्जी से थोड़ी हो रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन हमारी मर्जी से नहीं होते, स्पाइनल कॉर्ड स्पीडली करती है, जबकि वॉकिंग चलना तो हमारे बस की बात है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड बताया है, रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, और ये ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन जाके मसल्स को इंस्ट्रक्ट करता है भी ऐसे ऐसे करो। इट इज द एक्शन विच इज परफॉर्म ऑटोमेटिकली, जो अपने आप हो जाता है, हमारे बस की नहीं है। जबकि इसके लिए पूरा नर्व सेल जाती है इंफॉर्मेशन लेके, फिर मसल्स तक आती है, फिर मसल्स अपने आप में चेंजेस करते हैं और फिर होती है। तो आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है जो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन में क्या है। तो एक वॉलेंट्री है, एक इनवॉलेंट्री है। वॉकिंग हमारे बस की है, एक स्पाइनल कॉर्ड, एक ब्रेन, एक ऑटोमेटिक, और एक हमारे बस की है। भाई सेम क्वेश्चन कौन करता है, भाई कराया था सैरे बैलम, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। स्मेल को डिटेक्ट कैसे करेंगे, आसान सा सवाल है। पहले नोज क्या करेगा, रिसीव करेगा, फिर इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाएगा, किससे, सेंसरी नर्व से। उसमें कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ब्रेन उसको काम करेगा उसका, और फिर क्या है, हमें जो भी देना हो इंफॉर्मेशन वो दे देगा। और फोर ब्रेन ही इंफॉर्मेशन लेता है, पता ही है। तो सबसे पहले एयर डिफ्यूज हो गई, ऑल्फैक्टरी ने उसे रिसीव कर ली, इंफॉर्मेशन सेंड कर दी। उसके बाद सेंसरी नर्व्स, ये अगर ऑल्फैक्टरी लॉब नहीं समझ में आया छोड़ सकते हो। इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व ब्रेन तक लेकर जाती है, सीधा याद रखो भाई, ब्रेन रिसीव हुई, सेंसरी नर्व ब्रेन तक लेकर गई। ब्रेन क्या रिसीव हुई, इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, ब्रेन तक गई सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, और फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमने रिस्पॉन्ड कर लिया, ब्रेन ने उसको समझ लिया कि हाँ अगरबत्ती की स्मेल तो आ रही है। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन, ब्रेन का क्या रोल होता है भाई, एज सच ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। ब्रेन के पास स्पाइनल कॉर्ड काम हो जाने के वजह से, वाइस प्रिंसिपल ने कोई काम करा दिया तो बाद में प्रिंसिपल को जाके बताता तो है कि जी हमने ये काम करा दिया, तो बस उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, दैट्स इट। तो यही बोला, नो रोल ऑफ द ब्रेन। द इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड विद इमीडिएट लेना होता है, उनको थिंकिंग करने का टाइम नहीं होता है। बट आप लिख सकते हो लेटर ऑन, आप लिख सकते हो यहाँ पर, वहां फोटो आ गई है, लेटर ऑन मैसेज इज सेंड टू ब्रेन। ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड जरूर करी जाती है कि हमने ये काम कर लिया है, बट उसका रिफ्लेक्स एक्शन में कोई भी रोल नहीं होता है। मेरे बच्चा, मैं एक एक एनसीईआरटी क्वेश्चन, एक एक एमसीक्यू, एक एक साथ साथ बता रही हूँ। प्लीज इन वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ हम आज के लेक्चर को हमारे खत्म करते हैं। अगले 2 लेक्चर में हम अपना ये को चैप्टर भी खत्म कर देंगे। चलिए मेरे बच्चा, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, खूब शेयर करो, खूब लाइक करो, पढ़ते रहो, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच।